हे आचार्य, मगध के मार्गदर्शक, मेरे पुत्र के अभद्र व्यवहार के लिए मैं अत्यंत दुखी हूं, लज्जित हूं। गुरु का अपमान मात्र अपराध नहीं, पाप, और ये मेरी उपस्थिति में हुआ है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप सम्राट? ये एक संदेश है आचार्य, समस्त मगध के लिए, जिनके समक्ष स्वयं मगध के सम्राट नतमस्तक हैं। उनका अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। क्षमा कीजिए सम्राट, मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। सोचने दो मुझे। महाराज, आज जो कुछ भी हुआ है उससे सम्राट क्रोधित है। सर्वप्रथम उन्हें शांत करना होगा, और इसलिए आज राजकुमार सुशीम ने जो कुछ भी किया है उसकी क्षतिपूर्ति हेतु उन्हें स्वयं ही सम्राट की दृष्टि में अपनी छवि सुधारनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं महामाता। सुशीम को चाणक्य से क्षमा मांगनी होगी, और वो भी सबके सामने। समय और स्थान मैं तय करूंगी। इससे पहले मुझे इसके लिए भूमिका बांधनी होगी। सम्राट को इसके लिए मनाना होगा। माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अवश्य, क्योंकि जब जब तुमने मेरी बात नहीं मानी है तुम पछताए हो। ये स्मरण रखना सुशील, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखो। जाओ और जाकर अहंकारा के साथ अपना समय व्यतीत कर अपने मन को शांत करो। मैं देखती तुम्हारे अतिरिक्त कोई कैसे बनता है उत्तराधिकारी। सुशीम को उत्तराधिकारी बनाना मेरी सबसे बड़ी भूल होती आचार्य। आज जो उसने किया है उसके उपरांत मुझे तो यह संदेह होने लगा है कि सुशीम भविष्य में इस योग्य बन सकेगा या नहीं। कुछ भी अकारण नहीं होता सम्राट। यदि आज इतना महत्वपूर्ण निर्णय टल गया है तो इसके पीछे भी नियति का कोई रहस्य अवश्य होगा, जो अभी प्रत्यक्ष नहीं है। कदाचित उचित समय पर हो, पर निश्चिंत रहिए सम्राट। सम्राट, आपके पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा अवश्य होगा जो मगध साम्राज्य और मौर्य वंश की प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा को प्राप्त करेगा। सम्राट, मेरे विचार में हमें और एक महत्वपूर्ण विषय में ध्यान देना आवश्यक होगा। जो भी उत्तराधिकारी बनेगा उसे एक सशक्त सेना का समर्थन चाहिए होगा। कि हम अभी से ही एक योग्य सेनापति की नियुक्ति कर दें। उचित कहा आपने आचार्य, और इसके लिए मैं जिसका नाम प्रस्तावित करने वाला हूं, मुझे विश्वास है आप भी उससे सहमत होंगे। अशोक, इतना विचार क्यों कर रहे हो अशोक? क्या तुम्हें मेरा निर्णय स्वीकार्य नहीं है? शीघ्रता में निर्णय लेना उचित नहीं होगा सम्राट। कृपया इसके बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ समय प्रदान करिए। अवश्य अशोक, समय ले लो, किंतु स्मरण रहे
यदि तुम मेरा निर्णय स्वीकार्य नहीं करते तो मुझे अत्यंत दुख होगा। किसे ढूंढ रहे हो? प्रश्न का उत्तर जो सम्राट ने मेरे समक्ष सेनापति बनने का प्रस्ताव रखा था, उसे मैं स्वीकार करूं या ना करूं? ईश्वर करे तुम जो भी ढूंढ रहे हो वो तुम्हें अवश्य मिले और शीघ्र मिले। राजकुमार श्यामक ने आपको सुशीम का सत्य बताकर बहुत अच्छा किया और आपने ना केवल समय पर एक बहुत बड़ा अन्याय होने से रोक लिया, अपितु राजकुमार श्यामक का नाम उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित कर मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। मुझे विश्वास है कि एक अच्छा सम्राट बनने के सभी गुण राजकुमार श्यामक में विद्यमान है। हमें लगता है कि हम उत्तराधिकारी का चयन कर रहे हैं, किंतु पुत्र सत्य तो ये है कि मगध की नियति ही ये निर्धारित करेगी कि सम्राट बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होगा। जो भी हुआ वो अकारण नहीं था और जो भी हो रहा है वो अकारण नहीं, और जो भी भविष्य में होगा उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? राजकुमार श्यामक के अतिरिक्त और कोई भी है जो उत्तराधिकारी बनने योग्य है? मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि सम्राट ने तुम्हें जो प्रस्ताव दिया है उसे स्वीकार करने की दिशा में तुम्हें सोचना चाहिए। मगध के सेनापति बनने का अनुभव तुम्हें भविष्य में आने वाले आह्वानों के लिए सदैव तत्पर रखेगा। आचार्य, सत्य कहूं तो राजभवन में इतनी अनैतिकता देखिए, इतना अनर्थ होते देखा है कि कहीं मन में दुविधा से उत्पन्न होने लगी है। क्या ये सब कुछ, इसका कोई महत्व है, कोई उद्देश्य है, कोई आवश्यकता है? पुत्र, इसी राजभवन में सम्राट बिंदुसार भी, जिन्होंने कभी भी किसी के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया और ना ही कोई अन्याय किया है। सोचो, इतने षड्यंत्र, इतनी कटुता, इतनी कुटिलता के मध्य में भी उन्होंने अपनी मानवता का परित्याग कभी नहीं किया। क्या उनके लिए सरल था ये सब? फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह ही किया है। और यदि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के विषय में सोचोगे तो हां, यहां की जटिलता का सामना नहीं कर पाओगे और यहां से पलायन करना ही उचित होगा। किंतु यदि तुम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें एक अवसर मिल रहा है अपनी मातृभूमि को नकारात्मकता से मुक्त करने का, सम्राट की सहायता करने का। अब तुम पर निर्भर है। तुम उलाहना देकर, केवल आलोचना करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो या सकारात्मक परिवर्तन का निमित्त बनना चाहते हो? ये मत भूलो अशोक, कि सेनापति बनकर तुम अपनी माता की सुरक्षा सुनिश्चित करो और अपने प्रण की पूर्णता भी। अपनी माता से भेंट की तुमने? इतनी कठिनाइयों का सामना करके अशोक ने प्रतियोगिता पूर्ण की और मैंने उसे एक बार भी अपने हृदय से नहीं लगाया। यदि आज रात अवसर मिला तो मैं उसे मिलने अवश्य जाऊंगी। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि महारानी चारुमित्रा इस समय कितनी आहत, कितनी दुखी होंगी। वैसे आचार्य चाणक्य ने ठीक ही तो कहा, मौर्य वंश का उत्तराधिकारी घोषित करने में सम्राट को इतनी शीघ्रता क्यों है? बस कुछ ही दिनों का खेल और है,
फिर ना रहेगा मौर्य वंश और ना रहेगा मौर्य वंश का उत्तराधिकारी। क्यों राजमाता, आपका क्या विचार है? सम्राट का निर्णय सदैव मगध के हित के लिए होता है। सेविका, वहां क्या कर रही थी? जी मैं मेरी बात ध्यान से सुनो। विवाह में जब प्रतेलिया रस्में होंगी तो प्रो क्या? मैं कुछ समझी नहीं। प्रोटेलिया, तुम कैसे समझोगे? तासे की बुद्धि जो है तुम्हारी। प्रोतेलिया विवाह के एक दिन पहले की रस्में हैं। इसमें कन्या विभिन्न यूनानी देवताओं को भेंट चढ़ाती है, विशेष रूप से अपने बालपन के वस्त्र और खिलौने। और संयोगवश मैं अपने बालपन की कुछ प्रिय वस्तुएं उज्जैनी से साथ लेकर आई थी। तुम अग्निशिखा के साथ जाओ और जो वस्तुएं भेंट चढ़ाना चाहिए उन्हें एकत्रित करो। ये कार्य आज रात पूरा होना चाहिए। आज रात? क्यों, कोई समस्या? क्या हमारे आदेश की पूर्ति से भी अधिक कोई महत्वपूर्ण कार्य है? आपके आदेश की पूर्ति होगी राजमाता। तुम अपनी माता से भेंट नहीं करना चाहते? मैं अपने आप को दंडित कर रहा हूँ। मैं अपनी माता के समक्ष तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता। भविष्य में सेनापति की नियुक्ति का प्रस्ताव सम्राट ने समस्त मगध में केवल तुम्हारे समक्ष रखा है। क्या ये उपलब्धि पर्याप्त नहीं अशोक? जाओ अशोक, अपनी माता से मिलो और आशीर्वाद, वो तुमसे मिलने के लिए आतुर होगी। किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? चलो चलो, कार्य आरंभ करो। यदि राजमाता की आज्ञा हो तो हम सेविका को कुछ क्षणों तक यहाँ रोक सकते हैं। ध्रुपद को भोजन करवाना है। अवश्य, राजकुमार ध्रुपद के लिए अवश्य। अग्निशिखा चलो। सेविका, कहीं जाना है? सत्य कह, हम भी कैसे भुलक्कर। आज मध्य रात से गंगा दशहरा की पूजा आरंभ हो रही है ना? तुम्हें पता है सेविका, हम विवाह से पूर्व ये पूजा करते, किंतु यहाँ इसकी प्रथा ही नहीं है। क्या हुआ सेविका? तुम्हारे मौन से ये स्पष्ट कि तुमने अपने अंदर कोई दुख छुपाया हुआ है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही हो, किंतु हम तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यदि जीवन में तुम कभी भी कोई भी कष्ट या कोई भी दुख हमसे व्यक्त करना चाहती हो तो निसंकोच कहते। और यदि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं तो भी ठीक है, हम बुरा नहीं मानेंगे। नहीं रानी सुब्रसी, ऐसा कुछ नहीं है। 15 वर्ष पूर्व इसी गंगा दशहरा के पावन मुहूर्त में मेरा विवाह हुआ था उनसे जिनसे मैं प्रेम करती थी। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। फिर क्या हुआ? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपना कर्तव्य संपूर्ण कर मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य लौटूंगा। वचन की आवश्यकता नहीं, मुझे विश्वास है आप जरूर आएंगे। आग लगा दो इसकी कुटिया में। बस हम तुमसे और कुछ नहीं पूछेंगे, किंतु तुम्हें गंगा दशहरा की पूजा करने की इच्छा हो तो हमसे कह देना, ठीक है? यदि आज मैं अपने पुत्र से मिल सकी तो वो मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी।
आपने उत्तराधिकारी के रूप में श्यामक का नाम क्यों प्रस्तावित किया? अभी अशोक को उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने का उपयुक्त समय नहीं आया है ईश्वरी, और इसलिए सुशीम को उत्तराधिकारी बनने से रोकना अनिवार्य था, और साथ ही हमें पर्याप्त समय चाहिए था अशोक को स्थापित करने के लिए, और केवल इसी कारण मैंने सियामक का उपयोग किया। आचार्य चाणक्य ने तुम्हें उत्तराधिकारी बनाने को तो कहा है, लेकिन मैं जितना आचार्य को जानता हूं वो तुम्हें उत्तराधिकारी बनने नहीं देंगे। किंतु ऐसा क्यों? क्योंकि सियामक में खुरासनी रक्त मिश्रित है ईश्वरी, और यदि सियामक सिंहासन पर बैठता है तो कभी न कभी मीर खुरासन या रानी मूक उस रक्त में अपना रंग प्रबल करने का प्रयास करेंगे। सिंहासन पर बैठेगा सियामक, किंतु राज करेंगे मीर और नूर, और फिर मीर खुरासन मेरी इस मातृभूमि से वैसा ही दुर्व्यवहार करेगा जैसा यूनानियों ने किया था, और इसीलिए मैं केवल सियामक का लाभ उठा रहा हूं और कुछ नहीं। सियामक को उत्तराधिकारी न बनाए जाने का एक और कारण भी है। अगर आचार्य चाणक्य तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और उसमें हमारा ही फायदा है तो फिर उसमें हर्ज क्या है? बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है श्यामक, कि तुम्हें इस खेल में आचार्य चाणक्य से ज्यादा ताकतवर बनना है। अब ये तुम्हारा फैसला होगा कि तुम एक चींटी बनो या उसका कुचलने वाले मजबूत पांव। ये घाव तुम्हें जिंदगी भर मेरी बात को याद दिलाता रहेगा। सम्राट, नए भवन का निर्माण पूरा होने को है। अब हमें उज्जैन से आए शिल्पकारों श्रमिकों की प्रस्थान की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र विवाह से संबंधित तैयारियां आरंभ हो सके। अवश्य। लगता है सुशीम के प्रति आपका क्रोध अब तक शांत नहीं हुआ। सुशीम से अधिक मैं तुमसे क्रोधित हूं। उसे इतना भी शिष्ट नहीं बना सके तो क्या उसे आभास भी है उसने क्या किया है? आत्मग्लानि से वो अपने प्राण त्यागने वाला था। वो तो सही समय पे मैं पहुंच गई। कहता है कि आपके समक्ष वो तब तक नहीं आएगा जब तक वो आचार्य चाणक्य से सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांग लेता, और आचार्य चाणक्य उसे क्षमा नहीं करते थे। देखता हूं केवल वचन ही है या उसे पूर्ण करने का संकल्प भी। श्यामक, जाओ सम्राट के बगल में बैठो। जाओ। मैं जानती हूं यहाँ कौन क्या चाल चल रहा है, पर उत्तराधिकारी तो मेरा पुत्र सुशीम ही बनेगा, और उसके लिए मुझे आज रात सम्राट का क्रोध शांत करना होगा। हम अभी से ही एक योग्य सेनापति की नियुक्ति कर दें। और इसके लिए मैं जिसका नाम प्रस्तावित करने वाला हूं, मुझे विश्वास है आप भी उससे सहमत हों। अशोक। अशोक, ये मत भूलो अशोक, कि सेनापति बनकर तुम अपनी माता की सुरक्षा सुनिश्चित करो। इतना बड़ा निर्णय बिना मां से पूछे कैसे ले सकता हूं?
किंतु माँ तो राजभवन में व्यस्त होंगी। माँ